हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सॉरी, 2 दिन से आपकी क्लास बंद हो गई थी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इससे जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने कहाँ तक लास्ट किया था, शायद मुझे याद है दिल्ली सल्तनत एंड हो गया है। मतलब वही ना। हाँ, मतलब वो दोनों का वो शॉर्ट्स। तो आज हम मुगल से शुरू कर लेंगे, क्योंकि मुगल में हम मेनली 2 भागों में मुगल को पढ़ते हैं, एक प्री और एक पोस्ट। तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं कैसे मुगल को हमें पढ़ना है। मुगल साम्राज्य, आप जानते हैं कि अगर जब हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं, वहां 2 साम्राज्यों को पढ़ते हैं, एक मौर्य और एक गुप्त। यानी एक व्यक्ति के ने लंबे समय तक शासन किया और बहुत बड़े क्षेत्र पर भी शासन किया। ठीक मध्यकाल में भी हम मुगल को साम्राज्य कहते हैं, क्योंकि एक मतलब जो वंश का शासन रहा और लंबे समय तक। जबकि लगभग इतना ही शासन हमें दिल्ली सल्तनत का भी देखने को मिलता है, पर वहां 5 वंशों ने शासन किया, इन्होंने एक किया लगभग 320 वर्षों में। इनका शासनकाल कब तक रहा? 1526 से 1857 तक। लगभग शासन सेम ही माना जाता है, दिल्ली सल्तनत और इनका। लेकिन यहाँ हम इसे 2 भागों में जो है विभाजित करके पढ़ते हैं। पूर्व मुगल कालीन, ये समझने के लिए बस है, शासक। और दूसरा उत्तर मुगल कालीन, यानी कि पोस्ट। यहां तक के शासन को बस 1526 से लेकर 1707 तक पढ़ते हैं, और फिर 1707 से हम 1857 तक का रखते हैं। लेकिन मेनली जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे, यहाँ से बन के आते हैं, जिसमें आप जानते हैं बाबर, बाबर के पश्चात हुमायूं। लेकिन हुमायूं के शासन काल में कुछ समय तक जो है द्वितीय अफगान वंश का शासन हो जाता है, जो कि शेर शाह सूरी द्वारा सूरी वंश के नाम से रखा जाता है। फिर पुनः 1 साल के लिए हुमायूं आएगा, और फिर वो मृत्यु होने के पश्चात अकबर का शासन, अकबर के बाद जहांगीर शासन करेगा, शाहजहां और औरंगजेब तक का शासन। उसके बाद के शासक जो रहे कम समय काल के भी लिए रहते हैं, कुछ शासक लंबे समय काल तक तो रहते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण ऐसी इतिहास में घटनाएं उनके समय नहीं घटित होती, जिनकी वजह से वो इतने ज्यादा जो है इतिहास में चर्चित रहे। तो हमें जो मेनली प्री पॉइंट ऑफ व्यू से फोकस करना है, पूर्व मुगल कालीन शासक यानी औरंगजेब तक के शासनकाल को अच्छे से पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो हम बाबर से जो है इसकी शुरुआत करते हैं। बाबर का जो शासनकाल रहा 1526 से 1530 तक, क्योंकि 30 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। 1530, आप अगर इतिहास को समझे तो वो लंबी है, और डिटेल में कभी जो क्लासेस मेंस वगैरह की पढ़ेंगे तो वहाँ, खैर मेंस में यहाँ का सिलेबस अलग है। तो बाबर के शासन काल में वो उज्बेकिस्तान से होता है, फिर वहाँ बहुत सारे, फिर काबुल पर करता है, कंधार पे करता है। तो भारत में, क्योंकि हमें जो पढ़ना है भारतीय उपमहाद्वीप के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में 1526 से पूर्व भी कई बार उसने आक्रमण किया है। क्योंकि 1526 का जो आक्रमण हुआ कौन सा था? पानीपत का। इसका कारण ये माना जाता है कि इसे एक निमंत्रण दिया गया था। किन 2 शासकों ने इसे भारत में आक्रमण के लिए नियंत्रण दिया था? तो एक दिया था जो इब्राहिम खां था, वो उसका चाचा परेशान हो गया था, उसने दिया था। इसके अलावा एक पंजाब का गवर्नर था दौलत खां,
उसने अपने पुत्र को भेजा था एक पत्र लेकर, और एक और भारत का ही शासक राजपूत था राणा संगा ने भी जो है उसे निमंत्रण दिया था। यानी 3 भारत के शासकों द्वारा निमंत्रण के पश्चात बाबर ने ये आक्रमण किया, और यहाँ पर उसकी जीत के पश्चात जो होता है यहाँ पर मुगलों की शासन की नींव पड़ती है। याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मुगल शासन की नींव पड़ती है। अंतिम युद्ध के पश्चात मुगल पूरी तरह भारत पे जो है अपना जड़ जमा लेते हैं। यानी कि कौन सा अंतिम युद्ध हुआ था बाबर के पश्चात में समय काल में? खानवा का युद्ध, जो कि अफगानों से ही हुआ था, और उसमें महमूद लोदी ने, खानवा नहीं है, घाघरा अंतिम होगा ना, तभी तो घर जाने के बाद मर जाएगा। तो उसमें जो है वो यानी कि अफगानों के साथ ही हुआ होगा। और उस युद्ध में जो है क्या होता है कि लोदी वंश का ही एक शासक था महमूद लोदी, जिसने नेतृत्व किया था। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न 4 ही पूछे जाते हैं हमें हमसे, लेकिन उससे पूर्व की थोड़ी सी कहानी मैं लिखा दूंगी, लेकिन 4 ही घटनाएं हमें पूछी जाती हैं बाबर से रिलेटेड, 28 और 29 की, जिसके बारे में मुझे लगता है कि यहाँ बैठे लगभग सभी को पता होगा। उन चारों युद्ध कौन थे, किनके मध्य हुआ था, और उस युद्ध में अंततः जो है क्या क्या निर्णय लिए गए थे। तो थोड़ी सी कहानी आप लोग नोट कर लीजिए, इस युद्ध से पूर्व की जो घटना है वो कौन कौन सा है। लिखिए, बाबर के मुगल साम्राज्य के नींव रखने से पूर्व के अभियान। आपको पता होगा कि ये 2 वंशज, क्योंकि इसके पिता जो थे तैमूर, तैमूरों के बाद इसका शासन था, और माता किसी और वंश की, दोनों को मिलकर, तो वो सब पता होगा। सिंपल सा प्रश्न पूछा जाता है, और वैसे प्रश्न अब पीसीएस में उम्मीद मत करिएगा, नहीं पूछा जाएगा कि माता कौन थी, पिता कौन थे, वास्तविक नाम क्या था, उसने किस वंश की नींव रखी। ये प्रश्न तब तक पूछे जाते थे जब लूसेंट से पीसीएस क्लियर किया जाता था। गया जमाना जब लूसेंट से क्लियर होता था, अब नहीं पूछा जाएगा। लिखिए कौन कौन से आक्रमण हुए थे। पहला लिखिए, प्रथम अभियान 1518 से 19। प्रथम अभियान 1518 से 19 तक। बाजौर और भेरा पर अधिकार। बाजौर और भेरा पर अधिकार। बाजौर 2 होता है, और भेरा पर अधिकार। उत्तर पश्चिम, क्योंकि जितनी बार हम बात करें विभाजन से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, याद रखना है भारत नहीं था वो, क्योंकि उस समय वर्तमान का पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ किसका अंग था? भारत के उपमहाद्वीप का। नेक्स्ट लिखो, फिर 1519 1519 खैबर दर्रा पार कर भारत में प्रवेश। खैबर दर्रा पार कर भारत में प्रवेश। नेक्स्ट 1520 बाजौर और भेरा पर पुनः आक्रमण। 1520 बाजौर और भेरा पर पुनः आक्रमण। लेकिन इस समय आक्रमण में जो है बाबर को सफलता मिली, बाबर सफल हुआ, लिख लेना, इसमें जाकर बाबर सफल होता है। तो यहाँ तक जो है भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित ये घटनाएं थी। बाकी वो आप उज्बेकिस्तान, काबुल, कंधार तक की कहानी बहुत लंबी है, उसे अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में फिर एक एक समझना पड़ेगा। हमसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं इन चारों से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं।
आप जानते हैं हमने बात भी की कि एक इब्राहिम के खुद चाचा ने ही उसे निमंत्रण किया, एक पंजाब के शासक दौलत खान ने निमंत्रण दिया, और एक राणा संगा, जिससे दूसरा युद्ध राणा संगा के ही होता है। तो जब ये युद्ध करता है, पानीपत का युद्ध है जिसमें मुगल शासन की नींव पड़ती है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है। और यहां एक नोट लिखिए इब्राहिम लोदी से, मध्यकाल का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था। इससे पूर्व जितनी भी मृत्यु हुई थी, या तो मृत्यु किस आधार पर की गई थी, ताकि बदले लेने के लिए, या फिर कहीं पर बुलाकर, युद्ध करते हुए मारा जाने वाला मध्यकाल का ये पहला सुल्तान था। पहला सुल्तान जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया। मैम आप लिख नहीं रही हैं, क्या नाम है आपका? तो ये लिख लो। अब यहां हमें ये तो चारों को पता है कौन सा युद्ध हुआ किसके बीच। ये कहानी अब हुई है कि पानीपत के युद्ध में क्या क्या ऐसे महत्वपूर्ण जो है निर्णय या कार्य किए गए थे। तो पहला लिखो, पानीपत युद्ध हेडिंग बना लो, इब्राहिम लोदी और मुगल सबको पता होगा। पहली बार तुलगमा पद्धति का प्रयोग, पहली बार युद्ध में लिख सकते हो तुलगमा पद्धति का प्रयोग। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, बाबर व इब्राहिम लोदी मारा गया। भारत पर मुगल शासन की नींव पड़ गई। तो यहाँ हमें दो तीन बातों का, सबसे पहले ये पद्धति उज्बेकों, क्योंकि ये मूल रूप से उज्बेकिस्तान का था, तो ये जो पद्धति थी उज्बेकों की ही पद्धति। होता क्या था, इसमें सेना जो होती थी वो चारों तरफ से शत्रु को घेरने का प्रयोग करती थी, वही होता था ये पद्धति। दूसरा जो लाया गया था, इसमें लिखो, तोप खानों के लिए उस्मानी पद्धति, तोप खानों के लिए उस्मानी पद्धति। तो एक प्रश्न जो कई बार पूछा गया है कि उसमें तोप खाने का नेतृत्व बाबर के समय कौन करता था, और बंदूक चलाने का नेतृत्व बंदूकची कौन था, और तोप खानों का नेतृत्व किसने किया था। तो लिख लो, उस्ताद अली जो था वो तोप खाने का नेतृत्व करता था। उस्ताद अली, ऐसे लिखना, उस्ताद अली। तो ये तोप खाने से संबंधित था। और मुस्ताद खां जो था ये बंदूक, इन्हें बंदूकची कहा जाता था, जो बंदूक वाले वो करते थे। इसके अलावा हमने दो देखी थी, सिंपल मैं लिख दे रही हूं ताकि जिसको पीडीएफ मिले, उस्मानी पद्धति और एक युद्ध की तुलगमा पद्धति। ये चार मुख्यतः हुआ था। इस युद्ध से जब जीत हुआ और उसने भारत पर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी, तो एक जो कार्य बाबर ने किया था, काबुल लौटते वक्त सभी काबुल निवासियों को चांदी के सिक्के दिया था।
और इसी के पश्चात जो है क्या उपाधि धारण की थी? कलंदर की उपाधि धारण की। लेकिन यहां ब्रैकेट में एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इससे पूर्व वो आपसे पूछा जाएगा कि जब वो कलंदर की उपाधि धारण किया उससे पूर्व किस उपाधि से बाबर जाना जाता था? तो बाबर जो है मिर्जा की उपाधि से जाना जाता था, क्योंकि ये जो उपाधि है तैमूर को पैतृक रूप से दी जाने वाली उपाधि थी, यानी वंशानुगत तरीके से जैसे सरनेम जाता था वैसे ये उपाधि जो है मिर्जा ये पैतृक रूप से दी जाती थी। तो ये मिर्जा की उपाधि पर जो है बैठा था। बाबर के बारे में हम कह सकते हैं कि वो एक जो है योग्य सेनापति, कौशल सेनापति भी था, अच्छा शासक, बहादुर शासक था। और उसकी बहादुरी के कारण ही उसे बाबर कहा गया था, क्योंकि उसका वास्तविक नाम क्या था? बाबर का अगर आपसे पूछा जाए रियल नेम क्या था? हाँ, जहरुद्दीन था। लेकिन उसकी कह सकते हैं कि वो इतना निडर व्यक्ति था और इतना साहसी व्यक्ति था कि उस वजह से जो है हम उसे किस नाम से जानते हैं? उस कारण से हम उसे बाबर, जिसका अर्थ जो माना जाता है बाघ होता है, वहां बाघ फारसी में जो है या तुर्की में जो है उसका अर्थ बाबर। तो ये कुछ बातें आपको पानीपत में याद रखनी है। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़े। नेक्स्ट कौन सा युद्ध किया था बाबर ने? खानवा का युद्ध 1527, बाबर व राणा संगा। जिस राणा संगा ने एक समय में इससे युद्ध के लिए निमंत्रण किया था, क्योंकि उसका मानना क्या था, उसने क्यों निमंत्रण किया था कि बाकियों की तरफ, क्योंकि अधिक मुसलमान जो शासक थे उनका उद्देश्य क्या था भारत आने के पीछे? धन लूटना। जैसे कि यूरोपियों का उद्देश्य था यहाँ पर व्यापार करना, आने के बाद फिर ब्रिटिश ने उपनिवेश बना लिया, ठीक मुस्लिमों का जो उद्देश्य था वो अधिक से अधिक धन लूटना। तो राणा संगा को भी लगा कि बाबर, क्योंकि बाबर के पास यही सबसे बड़ी मजबूरी थी, जब वो काबुल कंधार में शासन कर रहा था उसके पास सबसे बड़ी कमी धन की ही थी। तो इसने सोचा था कि उसके पास धन की कमी, उसकी सेना सही से काम नहीं। जब भी आप कोई भी सेना के पास अगर आर्थिक रूप से संपन्न नहीं रहिएगा तो नहीं काम कर सकते। यानी आप कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो आपके पास अगर आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो वो बिजनेस डिसरप्ट हो जाता है। उसके पास भी सेना के लिए सही नहीं था, तो उसे लगा कि चलो इसे धन की जरूरत है ही, और इन्हें ये लोग इब्राहिम लोदी से परेशान थे, तो उसे लगा कि वो धन बाकी मुस्लिमों की तरह आएगा, धन लूटेगा, चला जाएगा। पर वो जो है उस जिस शंका से बुलाया था वो गलत हुआ, और दूसरा युद्ध इसी के समय हुआ। इस युद्ध में वही परिणाम हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि चारों युद्ध में अंततः जीत बाबर को ही मिली थी, पराजित हुआ, मारा नहीं गया था, ये पराजित हुआ था। तो इस युद्ध में जो किया गया था जो कार्य, तो सबसे पहले उसने अब जो उपाधि क्या धारण की थी? गाजी की। पहले मिर्जा था वो, फिर कलंदर, फिर गाजी की उपाधि। तो अब प्रश्न है मध्यकाल में किस शासक द्वारा पहली बार गाजी की उपाधि धारण की गई? किसके द्वारा? हाँ, गयासुद्दीन तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसे, इसीलिए उसे गाजी मलिक भी कहा गया था, या गाजी ए मलिक कहा गया था। तो याद रखिएगा, गाजी का अर्थ होता है काफिरों का घातक, और काफिर किसी को नहीं कहते जो इंसान मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म को नहीं मानेगा, वो काफिर कहलाता है उनके नजर में। तो दूसरा क्या काम किया? पहली बार ऐसा हुआ कि मुगलों के बाद, मतलब दिल्ली सल्तनत में भी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर, लेकिन वहां जो है शराब को निषेध किया गया था, पूर्ण तरीके से नहीं बंद। यहां शराब के उत्पादन व बिक्री दोनों पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया।
इससे पूर्व किसने किया था? उसने भी कर दिया। नेक्स्ट जो तीसरा काम किया था, मुसलमानों पर उस समय व्यापार पर एक कर लगाया जाता था, सिर्फ मुस्लिम वर्ग पर नहीं। जजिया कर व्यापार पर लगने वाला कर नहीं था। मैंने बताया था जजिया तो पहले गैर मुसलमानों पे लगता ही नहीं था, वो धार्मिक कर लगाया जाता था। उन पे जो धार्मिक कर लगाया जाता था वो किस नाम से जाना जाता था? जो मुसलमानों पे धार्मिक कर लगाया जाता था वो किस नाम से जाना जाता था? क्योंकि दो तरह के मुख्य कर लगते थे, एक धार्मिक और एक भूमि कर। तो उनमें क्या होता था? खराज के रूप में लगाया जाता, क्योंकि जकात जो है उन पर भूमि कर। तो यहाँ मुसलमानों पर उस समय एक व्यापारिक कर लगता था, मुसलमान वर्ग पर व्यापार कर लगता था। उस कर को हम कहते थे बहुत सिंपल सा नेम है, तगमा, तमगा, तमगा कर पर प्रतिबंध। यानी कि मुसलमानों पर पूर्व से लगता हुआ जो तमगा कर था, एक होता है शब्द तगमा, याद रखिएगा, तगमा अलग शब्द होता है, तमगा कर लगाया जाता है जो केवल और केवल मुसलमान वर्गों पे लगाया जाने वाला व्यापारी कर था। इस पर जो है इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये दो तीन काम जो है बाबर ने इस समय किए थे। हाँ, एक और जो काम किया था इसने, उसने एक जो काम किया था वो किया था, जिहाद का नारा दिया था। तो मान लीजिए सिंपल सबको पता है कौन सा युद्ध, ये बच्चे जो पहली बार एसएससी वगैरह सब किए हैं उनको सबको पता है 4 युद्ध किसके समय हुए। ये पूछे जाने के चांसेस नामात्र के हैं। देखो पूछने को कुछ भी पूछा जा सकता है, पर आज के डेट में नामात्र पूछे जाएंगे तो ये सभी यहीं से प्रश्न जो है फंसेंगे। और क्या होगा इसमें जो है गलतियां, मिस्टेक क्या हो जाती है? देखो जब पढ़ता है इंसान उसे सब कुछ याद होता है, लेकिन प्रश्न उसमें हॉल में बैठे हुए, क्योंकि दिमाग में फिर क्या आता है? खानवा या घाघरा, चंदेरी, दो 50-50% तक हर जो है एक सीरियस एस्पायरेंट वो पहुंच जाता है। वो 50-50 तक पहुंचेगा, दिक्कत वहीं आती है 50 में। वो कितना सही की तरफ जो बढ़ेगा 50 तक पहुंचने के बाद वो इन रहेगा, और 50 तक पहुंचने के बाद, 50 आप समझ रहे हैं ना, 2 ऑप्शन हटाने के बाद, और जो नहीं सही तक पहुंचेगा वो 2-3 मार्क्स से आउट हो जाएगा। सीरियस एस्पायरेंट कभी भी 10-15 मार्क्स से बाहर नहीं होता है। जो 10-15 से बोले कि हाँ मेरा प्री 15 से छूटा है, भाई वो सीरियसली पढ़ा नहीं था। सीरियसली पढ़ने वाले का 2 नंबर से छूटेगा, 4 नंबर से, वो सीरियसली है। वरना 20-25 से तो सबका छूटा ही रहता है, क्योंकि कोई भी जाएगा तो गोला भरेगा तो मुझे लगता है 60-60 तो कर ही के आ जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो पढ़ा वाला ही बैठेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो पढ़ा नहीं है वो नहीं भरेगा। नेक्स्ट लिखो। तीसरा कौन सा युद्ध हुआ? सिंपल सा, इन दोनों के समय बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुए हैं, तो पहला लिख लो चंदेरी का युद्ध। 1528। बाबर वह चंदेरी कहां पर है वर्तमान में? चंदेरी का राजा था मेदिनी राय। कहाँ है वर्तमान में चंदेरी? मध्य प्रदेश। वहां का एक आर्ट में कल्चर में आप पढ़ते होंगे, चंदेरी साड़ी भी बहुत फर्ज है। तो मालवा जो क्षेत्र था उस समय मध्य प्रांत जो कहलाता था, वहां का ये राजा था और ये पराजित हुआ था। बहुत ज्यादा इसके समय कोई हमें घटनाएं नहीं देखने को मिलती है। 1-2 पॉइंट लिख लो। एक हुआ था राजपूतों का, जो राजपूत शासक थे सबसे अधिक कत्ल, क्योंकि आप देखेंगे मेनली जो ठाकुर आप देखने को हमारे यहाँ तो सिंह राजपूत लगाते हैं, पर आप देखेंगे मध्य प्रदेश हुआ या जो मध्य प्रदेश से लगा यूपी का क्षेत्र होगा, वहां के राजपूत ठाकुर लगाते हैं सरनेम। तो वहां और एक जो है सरनेम राजपूतों का जो है मेनली मुख्यतः जो राजपूत है वो राजस्थान के,
और उसी में से आपने बिहार स्पेशल में पढ़ा होगा कि उज्जैनी जो आके बसे थे बिहार में, पढ़ा है, भोजपुर वाला जो क्षेत्र है वहां उज्जैन के राजपूत आके बैठे थे। तो आज भी मतलब मेरे गांव के राजपूत को भी उज्जैनी राजपूत बोला जाता है, क्योंकि राजपूत मूलतः इस क्षेत्र में नहीं रहते थे, तो वहां के ही राजपूत। अभी भी मेरे गांव में भी कहा जाता है कि उज्जैनी है वो लोग। पढ़िएगा जब बिहार का इतिहास तो वहां है कि उज्जैन से आकर वो राजपूत बसे थे, जिन्होंने ही जाकर उसी के एक आगले शासक ने भोजपुर शहर की भी स्थापना की है। तो वो जब हम पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे। तो इसमें यहां कहा जाता है कि सबसे अधिक मतलब बाबर के शासनकाल में सबसे अधिक राजपूत शासकों का कत्ल किया गया था। राजपूत शासकों का कत्ल हुआ था चंदेरी के युद्ध के समय। और एक बात यह भी रखिए, इसी युद्ध के पश्चात जो क्या हुआ था, बाबर को मालवा के क्षेत्र पर, इस युद्ध में नहीं जीत मिली थी, लेकिन इस युद्ध के पश्चात क्या हुआ था कि आगे मालवा का जो क्षेत्र है यानी मध्य प्रांत वाला, उस पर जीत हासिल हुई थी। यानी मालवा क्षेत्र को जीतने में मदद मिली। नेक्स्ट, और बाबर के शासनकाल का अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। और इसी युद्ध के बाद जो है मुगलों का जो है पूर्ण रूप से भारत पर अधिकार हो गया। ये जो युद्ध था ये बाबर व अफगान शासक, और नेतृत्व किसने किया था अफगानों में? नेतृत्व करता कौन था? नहीं, महमूद लोदी। उससे द्वितीय अफगान शासक कहा जाता है, लेकिन उसने जो है नहीं, हाँ बाबर के समय युद्धों में साथ उसने जरूर दिया है। प्रथम जब युद्ध हुआ था तब भी शेरशाह सूरी ने साथ दिया है, पर यहाँ नेतृत्व नहीं किया था। और उसी समय उसने एक बात भी कहा था, तभी बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को एक बात कहा था कि तुम हमेशा शेरशाह सूरी से बच के रहना, क्योंकि उसने दूसरे युद्ध में जब राणा संगा से हुई थी तो साथ नहीं दिया था। पहले युद्ध में शेरशाह सूरी बाबर की तरफ से था, दूसरे युद्ध में उसे बोला था कि आप युद्ध मत करिए, आप ठहरे रहिए, लेकिन फिर भी युद्ध में जो है अंततः जीत जो हुई थी बाबर की हुई थी। इसीलिए बाबर ने खुद अपने पुत्र को बोला था कि तुम, और उसके समय भी देखिएगा कि चंदेरी पर जो 2 बार हुमायूं करता है आक्रमण और घेरा, उस समय दोनों शेरशाह सूरी का वहां पर होता है। और उसके अलावा चौसा का युद्ध और कन्नौज, और उसी के बाद वो हार कर कुछ वर्षों तक शेरशाह सूरी का जो है शासन दिल्ली पर हो जाता है। उसने पहले ही अपने बेटे को कहा था कि तुम बच के रहना, ये व्यक्ति जो बहुत चालाक प्रवृत्ति का है। तो इस युद्ध में आप जानते हैं, इसी युद्ध के बाद लिख दीजिए कि मुगलों का भारत पर पूर्ण नियंत्रण या पूर्ण अधिकार या स्थायी भी कह सकते हैं, भारत पर मुगलों का स्थायी या पूर्ण, कुछ भी लिख सकते हैं, अधिकार। और जब ये पूर्ण अधिकार हुआ तो कहां से कहां के क्षेत्र पर, सबसे पहला सवाल आता है कि कहां से कहां के क्षेत्र पर जो है बाबर ने अधिकार कर लिया, विस्तार कहां से कहां तक हुआ। तो कहा जाता है कि इस युद्ध के पश्चात जो है बाबर का विस्तार जो था बंद खसा से, पाकिस्तान का क्षेत्र है, बंद खसा से बंगाल तक हो गया। लिखो, इसी युद्ध के बाद जब अस्थायी अधिकार हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसने, बाबर की सेना, और उस समय जो अफगानों का शासन कहां से तक था, अगर पूछा जाए जब बाबर ने ये नेतृत्व किया था तो उस समय जो अफगान थे वो कहां पर मूल रूप से शासन कर रहे थे, बिहार और बंगाल में ही उनका शासन था।
अफगानों का। तो बिहार और बंगाल का जो अफगान सेना था, उनको एक तरफ से उनकी संयुक्त, दोनों की संयुक्त सेना, और एक तरफ से बाबर की सेना ने किया था। उसके बावजूद ये दो हार गए थे। और उसी के बाद अस्थाई तो माना जाता है कि बंद खासा से लेकर बिहार बंगाल तक जो है मुगलों का विस्तार हुआ। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि सबसे ज्यादा विस्तार आप देखेंगे प्रशासनिक सुधार वगैरह जब अकबर, क्योंकि कहीं ना कहीं हुमायूं एक असफल शासक के रूप में माना जाता है, वो सफल नहीं हुआ था। और उसके कई कारण, जैसे कि एक तो उसने साम्राज्य का विभाजन कर दिया अपने चारों भाइयों के बीच, इस वजह से हुआ। दूसरा कारण माना गया कि इसके पिता ने इतना धन लुटा दिया था कि उसका जो राजकीय कोष था वो खाली पड़ा हुआ था। उसके समय कई राजपूतों ने जो है वो किया था, आक्रमण किया था, उससे उसे नुकसान झेलना पड़ा था। और अफगानों ने भी आक्रमण किया था। तो वो सब कहीं ना कहीं उसकी असफलता के, या फिर कह सकते हैं प्रारंभिक कठिनाई जो उसे शुरुआती दौर में करनी पड़ी वो रहा। और बाद में वो ज्यादा शासन किया भी नहीं, चला गया था, क्योंकि अफगानों ने ही तो उसे पराजित करके मुगलों की सत्ता ही कुछ वर्षों तक दिल्ली से हटा दिया था। तो ये अब आपको पॉइंट कुछ नोट कर लीजिए जहां से प्रश्न बन सकते हैं। बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जहां से प्रश्न बन सकते हैं। लिखो। अच्छा, यहाँ का मैंने लिखा था बंद खशा ना, बंद खशा अफगानिस्तान होगा, काबुल वहां है ना, पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान याद रखिएगा। इसीलिए माना जाता है कुछ समय काबुल, फिर मालवा का मध्य प्रांत पर, उसी के बाद फिर उस पर भी अधिकार हो जाता है और बंगाल तक अधिकार कर लेता है। लिखो। योग्य शासक, कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी बादशाह। योग्य शासक, कुशल सेनापति और महत्वाकांक्षी बादशाह। वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद। और फिर इसकी साहसी के कारण इसे जो है बाबर नाम दिया गया था। नेक्स्ट लिखो। जो इसने नया वंश बनाया, चगताई या चिगताई कुछ भी लिख सकते हो, चगताई वंश। चगताई वंश। क्योंकि इसका पिता किस वंश से था? पिता मूलतः किस वंश का था? तैमूर। माता मंगोल थी। हाँ, चंगेज। तो इन दोनों से जो नया वंश आया था, जन्म पता होगा, उज्बेकिस्तान के ही एक परगना, वो सब नहीं प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट लिखो। मृत्यु। 26 दिसंबर 1530 आगरा। 26 दिसंबर 1530 आगरा। कहाँ सबसे पहले दफनाया गया था इसे? कहाँ? आगरा के आराम बाग में। हाँ, उसके बाद फिर कहाँ? काबुल ले गया, क्योंकि इसकी इच्छा थी कि बाद में हमें काबुल में, तो पहले कहाँ पर? आगरा के आराम बाग, क्योंकि इसी ने सबसे पहली जो चतुर्भुजी बाग शैली थी वो बाबर की ही देन है। आप जाइएगा, हुमायूं का जो मकबरा है आगरा में भी जाइएगा, वो दिखता है एकदम ऐसे चक्कर को वो बना हुआ है बाग शैली। तो यहाँ से फिर कहाँ लेके जाया गया? तो अब ये बताइए कि इसके अतिरिक्त कौन मुगल शासक था जिसका भारत से बाहर जो था, उसे क्या बोलते हैं? जहाँ, हाँ, जहांगीर का लाहौर। नेक्स्ट लिखो।
सड़क माप हेतु गज ए बाबरी की शुरुआत इसी तर्ज पे किस और एक शासक ने भी माप की इकाई लाई थी सड़क माप के लिए? हाँ, शेरशाह सूरी ने भी लाया था। और उससे पूर्व भी कहीं हमें देखने को मिला था? नहीं, वो भूमि माप थी। सड़क माप की इकाई पहली बार बाबर के समय काल में दिखती है। हाँ, उसके समय जो वो थी सड़क माप की इकाई नहीं थी, वो भूमि माप की इकाई थी। वो याद रखिएगा, लिखिए सड़क माप की। शेरशाह सूरी इसकी तर्ज पे किया था। सड़क माप के लिए क्या था? गज ए बाबरी। नेक्स्ट लिखो, आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, कुछ भी लिख लो। आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा। याद रखना, मुगलों में एकमात्र है जिसका तुर्की भाषा में है, बाकी सभी का किस भाषा में है? फारसी में। एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अब यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब ये तुर्की भाषा में लिखा गया था तो इसका फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो लिखिए, दो लोगों ने किया था, पायंदा खां, पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना। कौन था अब्दुल रहीम खान खाना? अब्दुल रहीम खान खाना कौन था? नौरत्न तो था, वो रियल में कौन था? बैरम खां का पुत्र था। बैरम खां की मृत्यु के पश्चात अकबर ने उसकी पत्नी जो थी सलीमा बेगम, उससे विवाह कर लिया था और इसे अपना सेनापति नियुक्त कर लिया था, अब्दुल रहीम खान खाना को। और बाद में देखेंगे अब्दुल रहीम खाना खान की का जो विवाह होता है किसी की बेटी से ही कर दिया जाता है, और यही जो है बाद में जाके 9 रत्नों में से उसके प्रमुख सेनापति के रूप में भी रहता है। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, अब्दुल होता है ना। नेक्स्ट लिखो, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न पूछा गया है। अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? नाम लिखो। बेब्रिज एक इतिहासकार है यूरोप का, बेब्रिज, इसने किया था। नेक्स्ट लिखो। अच्छा, इसके शासनकाल में भारत का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? बाबर के शासनकाल में दक्षिण भारत में। हाँ, लिख लो, अगर पता है तो रहने दो या लिख लो। सबसे शक्तिशाली राजा कौन था भारत का? शक्तिशाली शासक जो था कृष्ण, किस वंश से था? इसके संस्थापक कौन थे? वीर हरीश सिंह या कुछ नाम था उनका पूरा। और इससे पूर्व एक जो दो भाइयों ने किस वंश की नींव रखे थे? हाँ, वो उसी से फिर ये जाकर निकले थे। नेक्स्ट लिखो, गंजीफा और इसकबाजी खेल प्रचलन। गंजीफा व इसकबाजी, गंजीफा व इशकबाजी खेल लोकप्रिय। गंजीफा जो होता था ताश के खेल को जो प्ले कार्ड खेला जाता है, और कबूतरों को लड़ाना सोचो, इशकबाजी कितना पुराना शब्द है। कबूतरों के लड़ाने से यहाँ ये शब्द निकला, ताश और कबूतर। वैसे अभी भी बहुत सारे जनजाति हैं जिसमें पक्षी को लड़ाया जाता है, जैसे कई जगहों पे देखोगे मुर्गा मुर्गी को तीतर तीतर, वो जो मेल फीमेल होते हैं।
नेक्स्ट लिखो, रिसाल ए उसज नामक पुस्तक की रचना, रिसाल ए उसज, क्योंकि बाबरनामा इनकी आत्मकथा थी, लेकिन एक पुस्तक का नाम लिखो रिसाल ए उसज, यहां लिख दो रिसाल ए उसज, ये पुस्तक की रचना की थी बाबर ने। खत ए बाबरी नामक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, खत ए बाबरी नामक एक नई शैली का विकास, खत ए बाबरी नामक एक नई शैली का विकास। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कुषाण शासकों के पश्चात, कुषाण शासकों के पश्चात, कुषाण किस वंश से फिर होंगे? वो समय काल कौन सा था जब तैमूरों का, वो कुषाणों का शासन था? काल कौन सा था? पीरियड मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्य। तो उसके बाद से लिखो, मतलब मैं, मेरा कहने का मतलब लिखो, कुषाणों के पश्चात पहला ऐसा शासक जिसने काबुल व कंधार पर पूर्ण अधिकार किया। इसके बाद जितने भी शासक रहे थे उनका शासन काबुल और कंधार तक, यानी गुप्तों में भी हमें काबुल और कंधार तक किसी का पूर्ण शासन नहीं मिला, गुप्तोत्तर यानी पोस्ट गुप्ता में भी नहीं देखने को मिला, उसके बाद सीधे दिल्ली सल्तनत में भी नहीं देखने को मिला, जहां 5 शासकों ने, वंशों ने शासन किया। कुषाणों के पश्चात बाबर पहला ऐसा शासक था जिसने काबुल और कंधार पर पूर्ण अधिकार किया। काबुल और कंधार, ये तो पता है पहली बार तोप खाने का प्रयोग इसी के समय हुआ था। गोला बारूद पहले से होता आ रहा है, लेकिन तोप खाने का प्रयोग जो है सबसे पहले बाबर ने किया था। अब एक जगह ऐसे अलग से लिखकर ऐसे कर लेना, ताकि कुछ बस इसका भारत से पूर्व इसने कैसे कैसे किया था मान लीजिए पूछ लिया जाए, तो बस 4 लाइन में लिख लो, ऐसे अंदर उसके नीचे लिख लो 1449। अच्छा, जन्म कब हुआ था? ऐसे ही जानकारी के लिए 1483 में, 83 में परगना में हुआ था, फरगना में हुआ था, तो लिखो 1449 में, यानी 14 से 49 में वो 83 का जन्मा हुआ है, तो लगभग बहुत बड़ा तो होगा नहीं, 49 की बात हो रही, तो 83 और 7 कितना हो जाएगा? 83 और 7 90, 1490, 49, हे गॉड, 1483 नहीं, ये होगा 33 होगा ना तब तो, हाँ 33 34 में होगा, 83 कहाँ, 83 में तो वो हो गया 1400 1500 1526 में किया, हाँ तो ठीक है 1526 में जीता था, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हुआ था तब यहाँ हुआ था। हाँ ठीक है, फिर लिखो 1499 में, नहीं 49 कैसे, 49 में तो जन्म ही नहीं उसका हुआ था, वो गलत है, तभी तो मैं कंफ्यूज हुई। परगना की गद्दी पर बैठा, हाँ, क्योंकि मुझे जहां तक याद है वो बैठा था 94 था। अच्छा, तो 94 ही लिख लो, क्योंकि शायद 49 को ही, हाँ जल्दी लिखते हुए मैंने कर लिया होगा, लिख लीजिए 94। मुझे जहां तक याद है 12 या कुछ साल का था तभी वो अपने पिता के शासन, 14 साल, अच्छा लिख लो 1494 में परगना की गद्दी पर बैठा, यानी राज्याभिषेक हुआ। 1501 लिखो, 3-4 पॉइंट बस लिखना है। समरकंद पर जीत हासिल की, समरकंद, मान लो कभी कभी मिलान में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते, समरकंद, हाँ ऐसे लिखा जाता, समरकंद। नेक्स्ट लिखो 1504 काबुल व गजनी पर अधिकार, काबुल व गजनी पर अधिकार। नेक्स्ट लिखना 1507
बादशाह की उपाधि, ये जब तक भारत में आया था तब बादशाह कहलाया था, उससे पूर्व बादशाह। और इसी टाइम जो है इसे मिर्जा की उपाधि दी गई थी, मिर्जा की उपाधि, जो कि इसकी पैतृक उपाधि थी। बस ये सब पूछा जाए तो इतना ज्यादा वैसे पूछे जाने के चांसेस कम है। नेक्स्ट लिखो, हुमायूं पे आ जाओ। आज सर की भी क्लास है, इकोनॉमी वाले सर की। लिखो हुमायूं। बाबा आजकल फीवर बहुत तगड़ा हो रहा है, बच के रहना, वरना 3-4 दिन फिर पढ़ाई बर्बाद होती। हुमायूं, हाँ इस बार तो नहीं, पर पटना में तो काफी डेंगू के मामले बढ़ते हैं। लिखो हुमायूं। बाबर का बेटा है, इस बात में क्लियर है। माता, माता का नाम क्या था? हाँ, महमा अनगा। तो बाबर के 4 बेटे थे। कौन कौन से 4 बेटे थे? अस्कनी, कामरान, आ, मकरान नहीं, मकरान जगह होता है, कामरान था, हिंदाल था और हुमायूं था। लेकिन बादशाह के मृत्यु के बाद, यानी बाबर के मृत्यु के पश्चात अगला शासक हुमायूं बना। पर हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की। इसने अपने सभी भाइयों को किसी न किसी क्षेत्र का गवर्नर या जो भी पद होता होगा, सर्वोच्च पद जो होता था, उस पर नियुक्त कर दिया। यानी कि बाकी शासकों की तरह ये शासक बनने के लिए अपने भाइयों के साथ कोई युद्ध नहीं करता है और न किसी तरह की बेईमानी करता है। तो बस एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि किस भाई को कौन सा क्षेत्र मिला, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। लिखिए, अस्करी, संभल, अस्करी कैसे लिखा जाएगा? अच्छा, अ आधा श करी, संभल। हिंदाल, हिंदाल। मेवात, कामरान। सबसे ज्यादा क्षेत्र, ऑलरेडी इसने 2 क्षेत्र लिया था, उसके बावजूद कुछ इंसान नहीं, लालची प्रवृत्ति के होंगे, उनके पेट नहीं भरते, उसके बावजूद ये अपने भाई से युद्ध कर 2 क्षेत्रों पे और अधिकार करता है। तो शुरू में इसे जो क्षेत्र हुमायूं ने दिया था अपनी इच्छा से, वो था काबुल व कंधार। लेकिन ये बाद में अपने भाइयों से युद्ध कर 2 और क्षेत्रों पे अधिकार करता है, वो लिख लीजिए, लाहौर और मुल्तान। लाहौर व मुल्तान, इन क्षेत्रों पर जो है अपने भाइयों से लड़ाई करके जो है अधिकार कर लेता है। तो कहा जाता है कि जब हुमायूं का शुरुआती शासन रहा तो उसे बहुत सारे जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और यही कारण कहीं ना कहीं हुमायूं की असफलता का बना। तो उन कारणों की अगर हम बात करें कि शुरुआती, कह सकते हैं शासन में, शासन के शुरुआत में कठिनाई के कारण, ये हेडिंग है, कठिनाई के कारण। आखिर किन कारणों से हुमायूं को जो है शुरुआती समय में कठिनाई करना पड़ा? तो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है साम्राज्य का विभाजन। और यही विभाजन आपको याद रखना है जो उसने अपने 3 भाइयों के बीच कर दिया, अस्करी, हिंदाल और उसके बीच। दूसरा कारण माना जाता है पिता द्वारा राजकीय कोष का रिक्त छोड़ देना। यानी कि जब बाबर की मृत्यु हुई तब इतनी संपत्ति नहीं बची थी कि जो है ये उस संपत्ति से साम्राज्य को सही तरीके से चला सके। तो पिता द्वारा राजकोषीय, कह सकते हैं जो रिक्त कोष, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं अर्थात अर्थात रिक्त कोष, रिक्त राजकीय कोष, मैंने खाली होना, इतना नहीं था वो।
तीसरा कहा जाता है इसके शासन में राजपूतों का आक्रमण, क्योंकि आप देखेंगे कि जो राणा संगा का पुत्र है वो इसके शासनकाल में आक्रमण करेगा, क्योंकि इसके पिता का राणा संगा से हुआ था, उसके बेटे ने। और एक माना जाता है अफगानों के हाथों पराजय जो ये हो गया, ये सभी जो कारण, क्योंकि अफगानों में 2 बार चंदेरी पर जब जब ये आक्रमण किया तब तब शेर शाह सूरी ही वहां पर था। लास्ट में एक बार पहले वाले में क्या होता है, इन दोनों के बीच एक संधि की जाती है जिसमें शेर शाह अपने कुछ पुत्र के साथ इसके सेना में शामिल होता है और चुनार का किला जो है उसके अधिकार में रह जाता है। दूसरी बार जब करता है तो वो चुनार के किले पर सफलता हासिल करता है और वहीं से वो बंगाल जाता है। बंगाल में उस समय जो राजधानी थी वो गौड़ राजधानी थी, जिसका राजधानी का नाम बदल के ये जन्नतबाद कर दिया था। और फिर उसी बंगाल से लौटते हुए चौसा में ये पराजित होता है, पुनः विलग्राम में, और कुछ समय के लिए जो है दिल्ली से मुगलों का अंत होता है। तो लिखिए, अब प्रारंभिक कारणों तो को हमने जान लिया कि कौन कौन से इसके समय सैन्य अभियान हुआ है। हुमायूं के शासन काल के सैन्य अभियान, हुमायूं के शासन काल के प्रमुख सैन्य अभियान, सभी तो नहीं हम कर सकते, तो प्रमुख सैन्य अभियान हुमायूं के शासन काल के प्रमुख सैन्य अभियान। पहला लिखो। अच्छा, इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? काबुल में या आगरा में कहीं हुआ था, शायद काबुल या आगरा में से ही कहीं इसका हुआ था। लिखो पहला 1530 में ही हुआ। कहाँ? काबुल में ही। अच्छा, 1530 में लिखो। कालिंजर के शासक, कालिंजर ऐसे होता है, कालिंजर युद्ध में मारा कौन गया था? कालिंजर के युद्ध में प्रताप रुद्रदेव राजा जो था वहां का, प्रताप रुद्रदेव पर पहला आक्रमण। इससे पहले हमने कहां पर किस शासक का नाम प्रताप रुद्रदेव पढ़ा है, जिसके समय 2-3 आक्रमण हुए हैं दिल्ली सल्तनत में? हाँ, वारंगल का शासक था रुद्रदेव। नेक्स्ट लिखो 1532 दोहरिया का युद्ध, ये पूछा भी गया है। मिलान करने वाले में देखे होंगे घटना चक्र में जो प्रश्न पढ़िएगा तो दोहरिया युद्ध का 2 जगह वर्णन मिलेगा। दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी व हुमायूं के सेना के मध्य। ये महमूद लोदी का वर्णन हमने कहाँ पढ़ा? जो घाघरा के युद्ध में नेतृत्व किया था, बाबर ने पराजित किया था, उसने उसके पिता अब इसके बेटे के समय काल, और तभी बाबर ने कहा था कि अफगानों से खासकर तुम जो है सचेत रहना। तो लिखो दोहरिया का युद्ध जो था महमूद लोदी और हुमायूं। फिर लिखो 1532 में फिर एक हुआ चुनार किले पर पहला घेरा। चुनार किला कहाँ होगा? ये हो जाएगा तुमको बिंद वाला क्षेत्र जो होगा वहां पर। चुनार किले पर पहला घेरा, क्योंकि 2 बार हुआ है चुनार किले पर आक्रमण। तो इस समय यहाँ पर ये जो किला था किसके नियंत्रण में था? शेर शाह। बहुत दिन तक हुमायूं नियंत्रण रखता है पर अंततः कुछ नहीं होता है। तो शेर शाह और इसके मध्य एक संधि होती है जिसमें क्या होता है कि शेर शाह ही उस किले पर नियंत्रण रखता है, लेकिन अपने पुत्र और कुछ सेना के साथ हुमायूं की सेना में शामिल कर देता है। इस संधि के साथ वो चुनार का पहला जो घेरा हुआ है समाप्त, यानी सफलता नहीं मिली है। फिर नेक्स्ट लिखो
1534। बिहार में मोहम्मद जमान मिर्जा, मोहम्मद मोहम्मद जमान मिर्जा, व मतलब दूसरा एक कौन था, मोहम्मद सुल्तान पर आक्रमण और सफलता हासिल। इसमें कौन सफल होता है, हुमायूं की सेना जो है यहाँ पर बिहार में जब मोहम्मद जमान मिर्जा और मोहम्मद सुल्तान पर आक्रमण करता है तो इन दोनों ही शासकों पर हुमायूं को सफलता मिलती है। फिर वो नेक्स्ट 1534 में ही, सॉरी 34 में नहीं करता है, 35-36 में लिखिए, 1535-36 गुजरात पर आक्रमण। जिस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, गुजरात पर जो आक्रमण किया गया था वो किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह का ही शासनकाल था, बताइए। सारंगपुर का युद्ध जिसे कहा जाता है। 1535-36 में लिखिएगा सारंगपुर का, सारंगपुर का संघर्ष, ये गुजरात से संबंधित है, सारंगपुर। नेक्स्ट लिखो, शासक लिख लेना, बहादुर शाह था। 1537 चुनार किले पर पुनः घेरा, जिसमें से जो प्रश्न अभी तक पूछ लिया गया है, कालिंजर पूछा गया है प्रश्न, उसके अलावा दोहरिया पूछा गया है, युस चुनार का किला पूछा गया है, बाकी तो अभी नहीं पूछा गया है। चुनार किला, चुनार किले पर पुनः घेरा। अच्छा, चुनार के किले को किस उपनाम से आपसे पूछा जाए कि किस निकनेम से जाना जाता है चुनार किला को? पूर्व का द्वार, पूर्व का द्वार लिख लीजिएगा। चुनार किले को अंडरलाइन करके वहां ब्रैकेट में पूर्व का द्वार लिख दीजिएगा। और लेकिन इस बार जो है जो हुमायूं है उस किले पर कब्जा कर लेता है, यानी सफलता हासिल करता है। लिख लेना यहाँ पर कि कब्जा कर लेता है। और यहीं से होते हुए ये कहाँ जाता है, वहीं से होते हुए फिर ये बंगाल की तरफ प्रस्थान करेला। और बंगाल में वहां पर राजधानी जो थी बंगाल की उस समय गौड़ थी, और इसने इस राजधानी का नाम परिवर्तित करके जिन्नतबाद कर दिया, जिन्नतबाद कर दिया था। बंगाल के अभियान से लौटते वक्त, जब बंगाल अभियान कर लिया तो वहां से लौटते हुए, क्योंकि बंगाल से होगा तो जाते वक्त कहाँ, उसे दिल्ली जाते हुए बिहार से ही जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि उड़ के चला जाएगा फ्लाइट वाली। तो यहाँ पर जब वो लौट रहा था तो बिहार जाते वक्त चौसा कहाँ पर है वर्तमान में, जो बक्सर जिला है, बक्सर यूपी और बिहार के देखेंगे बॉर्डर से लगता हुआ है। तो चौसा के पास क्या होगा, 1539 में शेर शाह की सेना जो है बिना कहे इन पर आक्रमण कर देगी। क्या होता है, जो है शेर शाह की सेना आक्रमण कर देती है, और इस आक्रमण में जो है इसकी सेना पराजित हो जाती है। पराजय के बाद कैसे भी हुमायूं भाग कर जान बचाता है, और इसी समय एक भिस्ती जो है इसका जान बचाया था, और कहा जाता है कि उस भिस्ती की उसमें जो है उसने चमड़े के सिक्के जारी किए थे उसे, और उस भिस्ती को शायद एक दिन के लिए शासक भी बनाया था। हुमायूं ने उस भिस्ती को एक दिन के लिए, कभी कभी आप देखेंगे ना किसी भी राज्य में या एक दिन के लिए किसी को डीएम नियुक्त कर दिया जाता है, कोई भी छोटा बच्चा या कोई ऐसा व्यक्तित्व जो ऐसा कार्य करता है तो एक दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए ऐसा बोला जाता है कि आपको इस पद पर रखा जाता है, आप उस दिन उसके निर्णय सब कुछ होंगे। तो उस भिस्ती को एक दिन के लिए जो है वोट किया था। भिस्ती क्या, जो जान पानी से बचाते हैं, शायद उन्हें ही, मुझे जहां तक पता है, कहा जाता है। किसे कहा जाता है? हाँ वही ना, जो
पनडुब्बी वो बजाते हैं। उसके बाद जब यहाँ से बिहार से लौटते हुए कहाँ जाएगा, यूपी होगा, तब तो जाएगा दिल्ली। तो उसी यूपी में कन्नौज के पास कहाँ है वर्तमान में, यहाँ पर किसका अधिकार था प्राचीन में, प्राचीन में कन्नौज किसकी राजधानी थी, किसकी उसकी पड़ोसी की, हर्ष की राजधानी। इसी कन्नौज पर 1540 में युद्ध होता है जो कि बिलग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कन्नौज से राजधानी परिवर्तित करके वो गौड़ के शासक शशांक को पराजित करके कहाँ बना लेता है, थानेश्वर वो राजधानी हस्तांतरित करता है। और 1540 में जब युद्ध में होता है और पुनः शेरशाह जीतता है, तो यहां से कुछ समय के लिए, कब से कब तक अंत हो जाएगा, 1540 से 1555 तक के, जिसमें कब मारा जाएगा शेरशाह, 45 में मारा जाएगा, 10 साल उसके, हाँ 45 में ये मारा जाएगा। हुमायूं क्या होगा, यहां से पराजित होने के बाद कहाँ चला जाता है, हाँ फिर उसी बीच वो शादी 41 में वो शादी करेगा, 40 में ही शायद कर लेता है, 41 में करता है, अच्छा हाँ 41 में शादी करता है, 42 में अकबर होता है। और फिर ईरान के शासक के मदद से धीरे धीरे वो काबुल कंधार पर अधिकार करेगा। काबुल कंधार के अधिकार के बाद आप एक युद्ध का नाम सुने होंगे, 1555 का सरहिंद युद्ध। उस युद्ध के बाद पुनः जो है हुमायूं जो है फिर से गद्दी पर बैठेगा और फिर 1 साल ही शासन करेगा। वो पुस्तकालय से वही दीन पनाह महल जिसका निर्माण, जिसे शेरशाह ने तुड़वा कर क्या बना दिया है, वही पुरानी किला कहलाता है। इसका बनाया हुआ जो दीन पनाह महल है उसे तुड़वा कर शेरशाह ने जो किले का निर्माण किया वो वर्तमान में पुराना किले के, दिल्ली के पुराने किले के नाम से जानी जाती है। तो बाकी स्टोरी को हम वहां रिलेट करेंगे तब समझ पाइएगा। इस बीच कल जो थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको शेरशाह सूरी, क्योंकि उनका शासन बिहार में रहा है तो बीपीएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कल उसे पढ़ेंगे, फिर हुमायूं को रिलेट कर लेंगे थोड़ा सा, उसके 55-56 के बीच का जो पीछे का शासन रहा कि वो ईरान गया, कैसे कैसे क्या होगा, सिर्फ स्टोरी समझना है और फिर अकबर शुरू हो जाएगा। सर आ चुके हैं।